हेलो ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आज का जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 13। ये जो 13th लेक्चर है इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं और आज की क्लास का मेन टॉपिक क्या होगा वो मैं आपको बता दूं। उससे पहले ये बता दूं कि सेकंड चैप्टर जो है आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। सेकंड चैप्टर दैट इज पीएन जंक्शन डायोड, वो चैप्टर है। कल की क्लास में उसका बेसिक्स पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। आज की क्लास का टॉपिक क्या है सर? आज की क्लास का जो टॉपिक है इस पीएन जंक्शन डायोड का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, कॉपी ओपन कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ग्रेजुअली अब यहाँ से क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे। आगे आने वाले दिनों में जो 2 या 3 टॉपिक्स और जब हो जाएंगे उसके बाद क्वेश्चन सीरीज भी शुरू करेंगे हम लोग, यानी कि अब इनके ऊपर फिर क्वेश्चंस भी बनाना शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर में एग्जामिनेशन में कौन कौन से पूछे गए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज की क्लास का स्पेसिफिक टॉपिक क्या है? बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सबसे पहला डाउट तो ये कि सर बायसिंग क्या होता है? बायस करना मतलब क्या होता है? बायस करना मतलब तो फेवर लेना होता है किसी का, है ना, किसी एक का फेवर करना। दैट इज नोन एज बायस्ड। जो हम बोलते हैं कि आप इसके प्रति बायस्ड हो, मतलब आप सामने वाला सही हो या गलत हो फिर भी उसका साइड ले हो, दैट इज बायसिंग, है ना नॉर्मली। बट सेमीकंडक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बायसिंग का प्रोसेस जो होता है, यहाँ पर हम लोग एक डीसी सोर्स अप्लाई करते हैं टू दैट पर्टिकुलर डिवाइस और उस डीसी सोर्स के एप्लीकेशन से हम लोग कुछ डिजायर्ड ऑपरेटिंग आउटपुट या कुछ डिजायर्ड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स चाहते हैं फ्रॉम दैट डिवाइस। जैसे पीएन जंक्शन से क्या चाहते हैं? पीएन जंक्शन से ना स्विचिंग चाहते हैं हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा पीएन जंक्शन जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ सप्लाई के लिए स्विच ऑन की तरफ बिहेव करे, दूसरे डायरेक्शन ऑफ सप्लाई पर स्विच ऑफ की कंडीशन पे बिहेव करे, कुछ भी ना कंडक्ट करे, और एक डायरेक्शन में सब कुछ कंडक्ट करे। ठीक है, कोई रेजिस्टेंस ना ऑफर करे। कुछ ऐसी अपनी रिक्वायरमेंट है और उसके लिए हम लोग डीसी वोल्टेज सोर्स का सहारा लेते हैं एंड दैट होल प्रोसेस इज नोन एज बायसिंग। तो इसको शॉर्ट में लिखवा देता हूं मैं आपको। इट इज अ प्रोसेस of applying DC source. It is a process of applying a DC source to semiconductor device in order to achieve desired ऑपरेशनल आउटपुट्स, डिजायर्ड ऑपरेटिंग आउटपुट। इसी प्रोसेस को बायसिंग बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इसकी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं पूछता है। सेमेस्टर्स में पूछा तो पूछा, एजेई में कभी नहीं पूछेगा आपको ये चीज़। ठीक, अब बायसिंग जो होती है ये करने का अगर प्रोसेस कोई आपसे पूछे तो कितना होता है नॉर्मली, क्योंकि पोलैरिटी हमारे पास 2 ही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो बायसिंग भी 2 ही टाइप की हो सकती है। तो बायसिंग जो है पीएन जंक्शन डायोड की 2 टाइप से होती है। सबसे पहली होती है विच इज नोन एज फॉरवर्ड बायस एंड द सेकंड वन इज रिवर्स बायस। देखिए टॉपिक जो है ना बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको फालतू में कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, आसान तरीके से बताऊंगा आपको। और वो सारी डिटेल्स जो है जिसको आपको ध्यान देना है एजे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में कहाँ से सवाल बन सकता है उसको बस ध्यान देना है। उन पॉइंट्स को जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से इंपॉर्टेंट मार्क करते जाइएगा, उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। इम्पैक्ट किस पॉइंट पे आपको ज़्यादा अच्छे से देना है उसको समझिएगा। ठीक है, और बाकी इस पूरे प्रोसेस को समझना बहुत ईजी है। अभी देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग फ्रॉम फॉरवर्ड बायसिंग। So first one is forward bias. First process which is known as forward bias. Forward bias की कंडीशन क्या है? Forward bias की कंडीशन वो होती है जहां पे एक पीएन जंक्शन डायोड, अच्छा पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ना इसके कंपोजिशन के बारे में, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पी साइड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होता है हमारे पास? होल्स होते हैं। बिल्कुल सही, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे पास यहाँ पर होल्स होते हैं। ठीक है, और एन साइड पर क्या होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एन साइड पर हमारे पास बना लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऐसा करके हमारे पास
एक सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग एक बार पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी और दूसरी बार ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी से डोप करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारे पास एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन एंड डोनर आयन कंसंट्रेशन जो हुए हैं दोनों तरफ में अलग अलग होते चले जाते हैं, ठीक है। और इसके हिसाब से हमारे पास पी साइड जहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते हैं और एन साइड जहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये अवेलेबल हो जाते हैं। इनके बीच का जो पार्टीशन रीजन है वो होता है जंक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिस इज जंक्शन, ठीक है। ये हमारा पी साइड है, दिस इज अवर एन साइड, ठीक है। और मैंने आपको फिर उसके बाद नेक्स्ट बताया था अबाउट द डिप्लीशन रीजन। तो डिप्लीशन क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वहां पर फ्री कैरियर्स डिप्लीट होते चले जाते हैं, इमोबाइल आयंस का प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर क्रिएट होने लग जाता है, ठीक है। तो जैसे इस तरफ में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का क्रिएशन मिलेगा और जस्ट दूसरी तरफ हमको पॉजिटिव चार्जेस का इमोबाइल फॉर्म में अवेलेबिलिटी मिलेगा, ठीक है। तो ये डिप्लीशन यहाँ तक कल की क्लास में ना हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा हुआ ऑलरेडी, ये सब जानते हैं हम लोग ऑलरेडी, ठीक है। लेट्स से आज की क्लास के हिसाब से मान लेते हैं कि डिप्लीशन रीजन है जिसकी विड्थ है W, डिप्लीशन रीजन विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन आगे चल के इसका एक्सप्लेनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ये विड्थ है, ये दिस इज जंक्शन, ये तो जानते हैं हम लोग, इसको नहीं भी लिखूंगा तो चल जाएगा, आप सबको पता है इसके बारे में। अब क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं। दैट मीन्स अब हम लोग यहाँ से एक सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं, डीसी सप्लाई सोर्स से इसको जोड़ रहे हैं, और इस डीसी सोर्स में पी साइड को पॉजिटिव सप्लाई से मैंने कनेक्ट किया एट अ हायर पोटेंशियल, और एन साइड को मैंने नेगेटिव सप्लाई से, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया बैटरी के, ठीक। एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग, बट फिलहाल अभी उस पर मैं आपका फोकस नहीं ले जाना चाह रहा हूँ। लेट्स से इसको मैं VF नाम का पोटेंशियल प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होता है? फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हम लोग पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से। अच्छा, ठीक है। फॉरवर्ड बायस मतलब पी जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इससे कनेक्ट हुआ, ठीक है। और एन साइड जो है वो किससे कनेक्ट हुआ? एन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। एकदम बेसिक बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो जो बच्चा फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहा है उसको भी समझ में आएगा, और जैसे जैसे एडवांस करते जाएंगे आगे के हिसाब से भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो हमको पता है कि यहाँ से अगर मैंने पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई किया टुवर्ड्स द पी साइड तो क्या होगा? भाई सर मेरे पास ना यहाँ पर ना माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। कहाँ पर? पी साइड में, ओके। और इसमें क्या सीन है सर? एन साइड में, एन साइड में माइनॉरिटी में होल्स अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? होल्स अवेलेबल है, जिसको मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूं। ओके सर, डन। तो अब क्या होगा? पॉजिटिव लाइक चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को। इधर से भी यही चीज होगा, लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे आगे की तरफ। दो तरीके से समझिएगा, क्या होगा यहाँ से दोनों तरफ से। अब ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमको पता है कि हमारा अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड बाय डिफॉल्ट इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। तो डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट दोनों का फिनोमेना हम लोगों ने देखा था, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। डिफ्यूजन करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से हुआ? जो यहाँ बैरियर पे जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ, बिल्ट इन पोटेंशियल, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज caused a drift of charge carriers which is further termed as drift current, ठीक है। ये सब बात जानते हैं हम लोग पिछली क्लास से। तो अब आपको पता है कि डिफ्यूजन करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से हो रहा था, ड्रिफ्ट करंट जो था वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से हो रहा था, एंड अल्टीमेटली इनका नेट रिजल्टेंट जो था इक्विलिब्रियम स्टेट में, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे जीरो करंट फ्लो था। कब? अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब मैं एक्सटर्नली एक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं। मैं यहाँ पे VF नाम का पोटेंशियल, फॉरवर्ड बायस पोटेंशियल जो है वो अप्लाई कर रहा हूं
जो फोर्स करेगा यहां से इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा रहेगा बताइए? इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगे? इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। तो ये किसका मोशन हुआ? ये किसका मोशन हुआ? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ऑफ एन साइड, ऐसा भी बोल सकते हो ना आप ये बोल सकते हो कि डोनर साइड के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो हैं इनका मोशन जो है वो यहां से शुरू हुआ, ठीक है। पी में क्या हो रहा है? यहां पे कैसा मोशन होगा? सर ये लोग भी तो रिपेल होंगे ना, तो इसका मतलब इनका भी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसा ही होगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो दोनों तरफ के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनको इस सोर्स से धक्का लगेगा और ये लोग एक दूसरे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही सोच के बताइएगा डिप्लीशन रीजन का विड्थ क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा? देखिए मैं फॉरवर्ड बायस जब दे रहा हूं तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे ना करंट फ्लो चाहिए। मेरा पूरा इंटेंशन ये है कि मुझे इससे करंट फ्लो चाहिए। मुझे ये देखना है कि मैं इतना फोर्स लगाऊं, इतना यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई करूं जिससे करंट फ्लो होने लग जाए और ये एक ओपन स्विच की तरह बिहेव करे, ठीक है। ओपन तो नहीं बोलना चाहिए, इनफैक्ट क्लोज स्विच बोलना चाहिए कि स्विच ऑन कंडीशन की जैसे ये वर्क करे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं धीरे धीरे मैं ये चाह रहा हूं, देखिए जब तक ये बैरियर बना रहेगा ना ये इधर से इधर चार्जेस को फ्लो होने नहीं देगा किसी भी डायरेक्शन में। तो मुझे चाहिए कि ये बैरियर का विड्थ जो है ये कम होते 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 कोलैप्स हो जाए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। देन ओनली फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ये मेरा डिवाइस जो है ये वर्किंग स्टेट पे आएगा, ठीक। तो इसके लिए मैं क्या करा, मैंने यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया। इस पोटेंशियल की वजह से पोलैरिटी जिस ऑर्डर में मैंने रखा उसके हिसाब से दोनों ही तरफ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू होंगे। विड्थ जो है या जो डिप्लीशन रीजन जो है इसकी विड्थ को ये रिड्यूस करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे डिप्लीशन रीजन की विड्थ रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, और इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बढ़ेगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट से डिफ्यूजन होता है, तो डिफ्यूजन करंट की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होती चली जाएगी। और डिफ्यूजन होते होते यहाँ से क्या होगा, ये जो बैरियर है हमारे पास, ये बैरियर की विड्थ कम होती चली जाएगी। ये जो डिप्लीशन रीजन है इसकी विड्थ रिड्यूस होगी, और रिड्यूस होते होते किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वी पर, ये वी एफ की कोई एक ऐसी वैल्यू तक पहुंच जाएंगे हम लोग जहां पे ये डिप्लीशन रीजन पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और उस कंडीशन पे यहाँ से कंडक्शन शुरू हो जाएगा और मेरा डायोड जो है एक क्लोज स्विच की तरफ वर्क करने लग जाएगा, एक ऑन स्टेट की स्विच के जैसे काम करेगा। तो ये तो हो गई बात पूरी थ्योरी की। इसके पीछे धीरे धीरे कंसेप्ट समझते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ गए ना आप, बेसिक चीज थ्योरी समझ गए कि क्या होने वाला है आगे चल के, जैसे जैसे मैंने फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लगाया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल फॉर्म में समझिए। देखिए कल मैंने आपको यहाँ पे बताया, कल मैंने इस पॉइंट पे आपको बताया कि यहाँ पर पोटेंशियल बन गई। क्या पोटेंशियल? बिल्ट इन पोटेंशियल। ये बिल्ट इन पोटेंशियल का यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी और इस तरफ नेगेटिव पोलैरिटी है। लेट्स से दिस इज VBI। VBI क्या है? इट इज अ बिल्ट इन पोटेंशियल। ओके, डन। Here we have applied VF, that is forward bias voltage, and we already have VBI। VBI क्या है? It is the बिल्ट इन पोटेंशियल। ये हमारे पास पहले से, ठीक। और जब तक वो बिल्ट इन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है तब तक, उस कंडीशन तक डिप्लीशन रीजन का विड्थ बना रहेगा अपनी जगह पे, और वो और आगे डिफ्यूज होने से रोकेगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। बताया था मैंने आपको उसी समय। अच्छा ठीक है। और W जो है इट इज द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। बिल्ट इन पोटेंशियल की वैल्यू बताइए जल्दी से।
बिल्ट इन पोटेंशियल सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3 बताया था मैंने, ये भी पिछली क्लास में, ये लिखे भी होंगे आप लोग, आपकी कॉपी में भी अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग जानते हैं। ठीक है भाई, सप्लाइड वोल्टेज हम लोगों ने इतना दिया। अब ग्रेजुअली क्या हो रहा है, धीरे धीरे अगर मुझे ये बताना हो कि टोटल वोल्टेज यहाँ पे कितना बन रहा है, वी टोटल, टोटल वोल्टेज क्या हुआ, देखिए इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, दो ही पोटेंशियल्स है ना यहाँ पे, VBI को कंपेयर करिए तो VBI के हिसाब से फील्ड की डायरेक्शन कुछ और दिख रही है, VF के हिसाब से फील्ड की डायरेक्शन कुछ और दिखाई दे रही है। क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं क्या फील्ड? नहीं, दोनों की पोटेंशियल जो है उससे फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये दोनों के दोनों पोटेंशियल एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे इस पोटेंशियल को पूरी तरह से खत्म करना है, तभी जाके ये डिप्लीशन रीजन जो होगा, ये इसकी बैरियर पोटेंशियल जो होगी वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ओवरकम हो जाएगी, और हमारा फ्लो जो है करंट का वो शुरू हो जाएगा। प्रोसेस भी क्लियर है हम सबको? ठीक है, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि VF जो है वो VBI के काउंटर पे एक्ट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इट इज गिवन एज VF माइनस VBI, सेम डायरेक्शन में होता तो मैं प्लस में लिखता। तो टोटल पोटेंशियल में कैसे शो कर रहा हूं, इट इज गिवन एज VF माइनस VBI। ओके, फॉरवर्ड बायस होने की वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू फॉरवर्ड बायस वी ऑलरेडी नो कि VP विल बी ग्रेटर देन VN, और ये तो हमको पहले भी पता था कि भाई फॉरवर्ड बायस कंडीशन मतलब हम लोग डिफ्यूजन इंक्रीज कर रहे हैं, रिवर्स बायस कंडीशन मतलब वहां पे जो हो रहा है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कि ड्रिफ्ट करंट फ्लो हो रही है एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो जब फॉरवर्ड बायस की बात हो रही है तो यहाँ पे VP जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन VN, ये बात तो क्लियर है हमको। ठीक है, और अगर मुझे यही चीज बिल्ट इन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में पूछ ले तो क्या मैं लिखूंगा, सेम इसी चीज को बिल्ट इन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बिल्ट इन पोटेंशियल ही तो मेन है ना पहले से उस डायोड के भीतर। तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा VBI माइनस VF उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन अब सही है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। टोटल पोटेंशियल ये, विड्थ का क्या असर पड़ रहा है सर, अच्छा डिप्लीशन रीजन, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, width of depletion region is, एक रिलेशन ध्यान रखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर। कैरियर कंसंट्रेशन से इनवर्स प्रोपोर्शन पे होता है क्या, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। ठीक है, कैरियर कंसंट्रेशन या डोपिंग कैरियर कंसंट्रेशन आप बोल सकते हो। तो कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग, डोपिंग के कंसंट्रेशन से अपोजिट एक्ट करता है ये। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग। इस रिलेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन इसी के ऊपर बेस्ड जो कंडीशन आता है, जो फॉर्मूला आता है, मैं उसके हिसाब से लिखवा देता हूं पहले आपको। तो हम लोग के पास जो एक्सप्रेशन बनता है, वी विल हैव द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन will be directly proportional to under root of VBI minus VF। इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, VBI मतलब सर बिल्ट इन पोटेंशियल जो होगा उस डायोड का, वो माइनस VF क्या होगा, जो पोटेंशियल हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं एज अ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, वो। तो इनके डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा क्या, हमारा विड्थ जो है वो। डिप्लीशन रीजन का विड्थ सर क्या रेंज में होता है नॉर्मली, अच्छा चलो ये भी बता देते हैं पहले, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन वेरीज बिटवीन 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। सर एक बार RRB के पेपर में टिपिकल वैल्यू पूछ लिया था कि बताओ डिप्लीशन रीजन का विड्थ का टिपिकल वैल्यू क्या रहता है, तो लिख लीजिएगा टिपिकली इसकी वैल्यू नियरली 0.5 माइक्रोमीटर के रेंज की होती है। ये डेटा किसके लिए, AJ एस्पिरेंट्स के लिए।
ऐसे बीच बीच में जो मैं डेटा बताते जाऊंगा उसको ध्यान से नोट करते जाइएगा, कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VBI माइनस VF का रूट ओवरऑल। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि VF को मैं बढ़ाते जा रहा हूं, मैंने क्या किया, पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, सो व्हेन VF इज इंक्रीज्ड, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ा रहा हूं मैं, क्या होगा इससे, देन अब सोचिएगा VBI माइनस VF का सीन क्या होगा, देयरफॉर VF इंक्रीज हो रहा है, VF इंक्रीज होते चले जा रहा है। ठीक है, तो V टोटल क्या होगा, कम होगा ना, और V टोटल कम होगा तो विड्थ का क्या होगा, देयरफॉर विड्थ विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, विड्थ का क्या होगा, रिड्यूस करना शुरू करेगा। तो जैसे जैसे फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ाना शुरू करोगे वैसे वैसे डिप्लीशन रीजन का विड्थ शॉर्टन होता चला जाएगा। कंसेप्ट बिल्कुल मैच कर रहा है इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। थ्योरेटिकली तो मैं बता चुका हूं आपको सारी चीजें, यहां मैथमेटिकली भी देख रहे हो आप तो यही चीज दिखेगा आपको। ठीक है, सो अल्टीमेटली वी कैन से इफ VF बिकम्स इक्वल टू VBI, नेक्स्ट स्टेट तो यही होगा, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज हमारे बिल्ट इन पोटेंशियल के बराबर हो गया। अब क्या होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट VBI माइनस VF, दोनों इक्वल हो गए तो विड्थ विल बिकम व्हाट, 0, मींस नो डिप्लीशन रीजन। थ्योरेटिकली इसको लिख लीजिएगा आप अपने वर्ड्स में, समझे यहां पे क्या हुआ, मतलब कि अगर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बिल्ट इन पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा तो डिप्लीशन रीजन कोलैप्स हो गया, यहां पे विड्थ 0 हो गई। क्या सर अभी कंडक्शन शुरू हो गया क्या, नहीं, कंडक्शन करने के लिए आपको VF को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। आप स्लाइटली इंक्रीज कर दीजिए VF को। नाउ व्हेन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज VF इज स्लाइटली इंक्रीज्ड, जरा सा भी अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, देन अब देखो जो बच्चे अब सिर्फ मैथमेटिकली सोच रहे होंगे उनके लिए यहाँ पे एक छोटा सा बैरियर आ जाएगा। क्या बैरियर आएगा, वो बोलेंगे कि सर VBI माइनस VF कर रहे थे आप, जब दोनों बराबर आए तो 0 हो गया W, लेकिन अब जब आपने VF को फर्दर और इंक्रीज कर दिया तो इन दैट केस विड्थ विल बिकम नेगेटिव। लेकिन ये बोलने से पहले एक चीज सोचिए कि विड्थ माइनस कैसे हो सकता है, किसी चीज का विड्थ अगर इतना है वो कम होते होते क्या हो सकता है, कोलैप्स ही तो हो सकता है ना, 0 हो सकता है, 0 से माइनस कैसे हो जाएगा, नॉट पॉसिबल ना। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट को समझिएगा कि आप VF को जब इंक्रीज भी कर रहे हैं तो विड्थ में अब कुछ नहीं चेंज होने वाला, विड्थ ऑलरेडी हो गया 0, खत्म हो गया, कोलैप्स हो गया उसका विड्थ। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहां से कंडक्शन होगा, किसका, चार्ज कैरियर जो होंगे, अब वो पूरी तरह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मोशन यानी कि डिफ्यूजन करंट की वैल्यू बहुत इंक्रीज हो जाएगी। तो सडन स्पाइक इन द डिफ्यूजन करंट दिखेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखेगा आपको किसमें, डिफ्यूजन करंट में। देन ह्यूज अमाउंट of diffusion, huge amount of diffusion of majority charge carriers will take place and current will increase and the current will increase exponentially। करंट कैसा होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। कौन सा करंट सर, डिफ्यूजन करंट, यहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करेगा। ठीक है, कब, किस कंडीशन में, जब VF बिकेम ग्रेटर देन VBI, इस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। तो मैं उसके बाद VF को थोड़ा सा भी, मतलब जब VF इक्वल टू VBI हुआ तो W 0 आ गया मेरे पास, विड्थ 0 आ गया। अब VF को मैं थोड़ा सा भी अगर इंक्रीज करता हूँ VBI से आगे तो करंट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखेगा। ठीक है, डिफ्यूजन करंट मेरी एक्सपोनेंशियली वहां पे ग्रो होने लग जाएगी। हाँ जी, क्या सर कोई इसका एक्सप्रेशन होता है क्या, चलो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों के एस्पेक्ट से मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिफ्यूजन करंट की बात करूँ
I diffusion is given as I naught e raised to the power डिफ्यूजन करंट का एक्सप्रेशन. अब यहाँ पे आई नॉट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, कि रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं हम लोग आई नॉट को, उसको मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो डिफ्यूजन करंट का एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं आई नॉट इंटू क्यू वी एफ डिवाइडेड बाई के टी, ये एक्सप्रेशन बनता है. एंड ड्रिफ्ट करंट इज गिवन एज माइनस ऑफ आई नॉट. अब क्वेश्चन इज कि सर आई नॉट क्या होता है. देखिए आई नॉट जो होता है इट इज नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट. इट इज नोन एज द रिवर्स सैचुरेशन करंट. आगे चल के इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होता है इसकी मैग्नीट्यूड बहुत छोटी होती है, नैनो एम्पियर्स और माइक्रो एम्पियर्स के रेंज में होती है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए. ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट इसकी वैल्यू जो होती है इट्स वैल्यू इज नियरली इन द रेंज ऑफ नैनो एम्पियर्स फॉर सिलिकॉन एंड माइक्रो एम्पियर फॉर जर्मेनियम. ये अगर पूछा आपको पेपर में वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में तो इसको आप बता सकते हो. ठीक है, तो डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन क्या मिला हमको. देखो डिफ्यूजन करंट किस डायरेक्शन में जा रही है, पढ़े थे कल की क्लास में, मैंने आपको बताया था एन से पी के डायरेक्शन में. पक्का डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन एन से पी था. अच्छा सर ये तो ड्रिफ्ट करंट का था. अच्छा डिफ्यूजन में क्या था भाई, पी से एन के डायरेक्शन में था. सर क्यों ऐसा. अरे सर पी यानी कि एक्सेप्टर टाइप आयन कंसंट्रेशन हुआ ना इस तरफ, दूसरी तरफ डोनर टाइप हुआ, तो एक्सेप्टर टू डोनर के डायरेक्शन में जा रहा था. अच्छा अच्छा ठीक है. ड्रिफ्ट का क्या सीन था सर, ड्रिफ्ट सर जस्ट उल्टा था, एन टू पी का डायरेक्शन था. अच्छा तभी आपने यहाँ पे नेगेटिव साइन से शो किया हुआ है इसको. और नेगेटिव आई नॉट ही क्यों, नेगेटिव आई नॉट इसलिए क्योंकि ड्रिफ्ट यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से हो रहा है. माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत स्मॉल अमाउंट का ड्रिफ्ट क्रिएट कर पाएंगी, जो कि किस रेंज का होगा, नैनोमीटर की रेंज का होगा अगर सिलिकॉन है, और माइक्रोमीटर की रेंज का होगा अगर जर्मेनियम है. इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल है. अच्छा भाई तो सर टोटल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, तो फाइनली ना यहाँ पे टोटल एक्सप्रेशन क्या बनता है. अच्छा ये तो लिखे हैं हम लोग, चलो एक पेज यहाँ का एक्स्ट्रा हो गया, इसको मैं पहले हटाता हूँ फिर आपको आगे बताता हूँ इसमें. तो टोटल करंट के एस्पेक्ट में हमको क्या क्या मिलेगा यहाँ से, टोटल करंट के एस्पेक्ट में देयरफॉर वी कैन से कि आई टोटल या आई एफ बोल लो आप इसको, फॉरवर्ड बायस करंट टोटल करंट विल बी इक्वल टू आई नॉट इंटू ई रेज टू द पावर into e raised to the power qvf upon kt माइनस आई नॉट. और यहां से आई नॉट कॉमन निकाल लो आप, तो इट विल बिकम आई एफ इज इक्वल टू आई नॉट कॉमन ई रेज टू द पावर क्यू वी एफ डिवाइडेड बाई के टी. के टी आपको पता है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वी एफ हो गया आपका फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, दिस इज चार्ज. ठीक है, -1. तो ये बहुत ही पॉपुलर एक्सप्रेशन है. आइडियल केस में डायोड इक्वेशन के फॉर्म में, डायोड करंट इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग इसी एक्सप्रेशन को देखते हैं. कुछ कंडीशंस पे या कुछ बुक्स में आप जब इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो यहाँ पे ईटा के टी भी लिखा रहता है. तो इसी एक्सप्रेशन को ऐसा भी लिखा जाता है कि आई एफ इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई रेज टू द पावर क्यू वी एफ अपॉन ईटा के टी -1. ठीक है, तो ईटा क्या है, ईटा जो होता है दैट इज आइडियलिटी फैक्टर. ईटा जो है इट इज, ये एक्सप्रेशंस बस ध्यान रखना है आपको, इसमें बहुत ज़्यादा आपको डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है, इतना भी अगर आपको याद है तो सफिशिएंट है. न्यूमेरिकल बन जाएगा, पूछा हुआ सवाल जो है उसका आंसर आ जाएगा आपका. आइडियलिटी फैक्टर हैविंग वैल्यू
equal to 1 for silicon and equal to 2 for जर्मेनियम। आइडियलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 फॉर सिलिकन एंड 2 फॉर जर्मेनियम। इस फॉर्म में इसकी वैल्यू जो है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसको उल्टा कर लीजिएगा, 1 इज फॉर जर्मेनियम एंड 2 इज फॉर सिलिकन। सिलिकन का ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी वैल्यू मिलेगी। अच्छा, दूसरी चीज हम ये जानते हैं कि आई नॉट हमारा ना नेग्लिजिबल वैल्यू का है। अभी जस्ट मैंने आपको जैसा बताया कि भाई नैनोमीटर्स और माइक्रोमीटर के रेंज में है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए। तो कभी कभार ऐसा भी लिखा हुआ आपको मिलेगा कुछ केसेस में कि आई एफ इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई रेज टू द पावर क्यू वी एफ अपॉन ईटा इंटू के टी, ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा। दिस वैल्यू इज नियरली ऑल्सो इक्वल टू दिस। क्यों? बिकॉज since I naught is very small, तो माइनस आई नॉट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो जो वहां पे माइनस आई नॉट हो रहा था, सब्ट्रैक्ट हो रहा था, जिसके लिए मैं ये 1 लिख रहा था यहाँ कॉमन पे, उसको हटाया भी जा सकता है, उसको नेग्लेक्ट करके ये एक्सप्रेशन भी बनता है। तो ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा एज इंपॉर्टेंट। दिस वन, ये दूसरा एक्सप्रेशन है इंपॉर्टेंट। और पिछली पेज में जो मैंने आपको बताया ये वाला एक्सप्रेशन, इनको ध्यान में रखिएगा। आइडियल डायोड के केस में करंट इक्वेशन फॉरवर्ड बायस कंडीशन पे इस फॉर्म में दिखता है। और इसी एक्सप्रेशन से पता चलता है कि एक्सपोनेंशियली यहाँ पे राइज इन करंट हो रहा है। किसकी वजह से? वोल्टेज में, वीएफ में मैं जरा सा भी चेंज करूंगा तो एक्सपोनेंशियल राइज होना शुरू हो जाएगा आफ्टर दैट लेवल। ठीक है, तो डायोड करंट इक्वेशन आपको समझ में आ गया यहाँ पे। तो ह्यूज चेंज इन द करंट विथ स्मॉल चेंज इन द वोल्टेज। क्या मिला हमको? ह्यूज चेंज इन करंट विथ स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल। Huge change in current with small change in VF potential। चलिए, यहां तक तो कहानी हो गई फॉरवर्ड बायस की। फॉरवर्ड बायस तो मुझे लगता है आप लोग को समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ना डायोड में डिफ्यूजन कैपेसिटेंस क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? डिफ्यूजन कैपेसिटेंस क्रिएट होता है। क्यों क्रिएट होता है? डिफ्यूजन कैपेसिटेंस क्रिएट होता है ड्यू टू स्टोर्ड चार्जेस। जो इंजेक्टेड कैरियर्स हैं उससे स्टोर्ड चार्जेस क्रिएट होते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो डायनामिक रेजिस्टेंस होता है इस कंडीशन पर वो लगातार घटता चला जाता है। जैसे जैसे विड्थ कम होती चली जाती है, हम लोग बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज रिड्यूसिंग। क्यों? क्योंकि अब वो और ज्यादा कंडक्टिंग स्टेट पे आ रहा है एंड ग्रेजुअली जो होता है वो अपने कंडक्शन स्टेट पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो मतलब जैसे जैसे करंट राइज होती चली जा रही है वैसे वैसे उसका डायनामिक रेजिस्टेंस कम होता चला जा रहा है। क्या हो रहा है? सो द डायनामिक रेजिस्टेंस of diode is decreasing with increase in current। ये भी एक एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए मैं स्पेसिफिकली ये लाइन लिखवा रहा हूं आपको, इंक्रीज इन करंट। मेजॉरिटी ऑफ द चीजें जो मैं आपको थ्योरी में लिखवाता हूं वो किसी ना किसी एग्जाम के क्वेश्चन का आंसर होता है स्टेटमेंट के फॉर्म में। ठीक है, तो टॉपिक के साथ साथ ये भी चीज होता रहता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग रिवर्स बायस कंडीशन की। सो नेक्स्ट इज रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या हो रहा है अब समझना आसान है। देखिए, फॉरवर्ड बायस का मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया, रिवर्स समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए, अब डायग्राम हमारे पास बना बनाया रखा हुआ है, सेम डायग्राम को यूज कर लेते हैं, इससे टाइम बच जाएगा। ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहां पे क्या होगा। ठीक, यहां पर देखते हैं रिवर्स बायस का मतलब क्या हो गया। रिवर्स बायस का मतलब ये हो गया कि आपने पी साइड पे नेगेटिव टर्मिनल अप्लाई कर दिया और एन साइड पर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सप्लाई। ठीक है, यही मीनिंग हुआ रिवर्स बायस का। हाँ जी बिल्कुल। चलिए भाई, रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई वोल्टेज ऑन एन साइड, नेगेटिव टर्मिनल ऑन पी साइड, इसका नाम रख दिया मैंने वी आर,
रिवर्स बायस वोल्टेज प्लस माइनस, ठीक है। विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन अभी भी यही है। इनबिल्ट पोटेंशियल जो है या बिल्ट इन पोटेंशियल जिसको हम लोग बोलते हैं विच इज गिवन एज VBI, इसका पोलैरिटी अभी भी एज इट इज है, ये तो फिक्स रहता है अपनी जगह पे, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। अब कहानी में ये समझ रहे हैं कि इस बार क्या होगा, इस बार क्या सीन है। पहले थ्योरेटिकली बताऊंगा, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ देखेंगे, ठीक है। तो रिवर्स बायस मतलब इन रिवर्स बायस P side is supplied with negative terminal of source VR and N side is connected with positive terminal of VR। क्या हो रहा है इससे? ऐसा जब कनेक्शन हम लोग करते हैं तो इन दैट केस देखिए यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होने की वजह से, पॉजिटिव पोलैरिटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का क्या सीन होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस बार अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे इसके तरफ, ठीक है। अनलाइक चार्जेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डायरेक्शन बताइए इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, इस बार इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो होंगे, कहां से, एन से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, अच्छा ठीक है सर, डन। जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे किसके, पी साइड के, वो किधर जाएंगे, वो भी इसी तरफ जाएंगे सर, वो भी एन की तरफ ही जाएंगे, ओके ठीक है। पी साइड क्या हो रहा है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या हो रहा है, तो जितने होल्स हैं वो इस तरफ जाने शुरू हो जाएंगे, होल्स या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अब जंक्शन से दूर होने शुरू हो जाएंगे, डिप्लीशन रीजन से पीछे आना शुरू होंगे। तो मुझको दिख रहा है डिप्लीशन रीजन से दोनों तरफ की चीजें दूर होती चली जा रही है, दोनों तरफ से मेजॉरिटीज दूर होते चले जा रहे हैं, जबकि माइनॉरिटीज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज होने की कोशिश कर रही हैं। तो इस बार क्या सीन होगा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो देखूं तो ऐसा दिख रहा है, डायरेक्शन ऑफ होल्स का फ्लो अगर मैं देखूं, होल्स का ट्रांसफर कैसा होगा, तो होल्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, होल्स का डायरेक्शन ये दिखाई दे रहा है मुझको, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो डिप्लीशन रीजन का विड्थ क्या होगा, डिप्लीशन रीजन का विड्थ तो सर बढ़ता हुआ दिख रहा है, डिप्लीशन रीजन का विड्थ क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जितना ज्यादा डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ेगा इतना उसका मतलब यहाँ पे बिल्ट इन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। बिल्ट इन पोटेंशियल जितना इंक्रीज होगा इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहां का, सॉरी इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। हायर द बिल्ट इन पोटेंशियल हायर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डिफ्यूजन को खत्म कर देगा, होने ही नहीं देगा फिर तो डिफ्यूजन। तो मतलब इस तरफ मेजॉरिटी चार्जेस का डिफ्यूजन खत्म हो चुका होगा पूरी तरह से ऑलमोस्ट, और जो होगा वो सिर्फ ड्रिफ्ट के फॉर्म में हो रहा होगा। ड्रिफ्ट कहाँ से आया सर, ड्रिफ्ट आया इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अब इंक्रीज हो गया, हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्मॉल अमाउंट में ड्रिफ्ट करंट मिलेगी। थ्योरी पूरा समझ आ गया प्रॉपर एकदम बेस्ट वे में। तो चलिए अब इसको हम लोग कंसेप्ट वाइज भी देख लेते हैं। सो हियर वी हैव VBI, ठीक। VBI के साथ VR के डायरेक्शन जरा कंपेयर करिए, तो आप बोलेंगे सर VR की डायरेक्शन ऐसे ही है, VBI की डायरेक्शन भी ऐसी है। अरे सर इस बार तो दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, यही तो मैं बोल रहा हूं। तो आप लिखेंगे हियर वी हैव VBI एंड VR इन सेम डायरेक्शन। सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि नाउ द टोटल वोल्टेज V total will be equal to VBI, नॉर्मली क्या लिखते हैं VBI माइनस VF लिखते हैं, यहां माइनस ऑफ, देखो VF का उल्टा है VR, ठीक है, VF इज इक्वल टू माइनस ऑफ VR, यही होता है ना। फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का अपोजिट है रिवर्स बायस, तो माइनस साइन से शो करूंगा, इस माइनस वाले को मैं यहां पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा V total इज इक्वल टू VBI प्लस VR। तो इसीलिए मैं ये वाले लाइन ना लिख के मैं डायरेक्टली ऐसा लिखता हूं कि रिवर्स बायस वोल्टेज के साथ सम होता हुआ दिखेगा, लिख सकते हैं ना ऐसा।
चलो इस पूरे की जगह पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, टोटल वोल्टेज VT इज इक्वल टू VBI प्लस VR। डायरेक्शन मुझको ऐसा मिल गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर VN जो है इट इज़ ग्रेटर देन VP। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई अगर रिवर्स बायस कंडीशन है तो डिफ्यूज़न का कोई खास एस्पेक्ट नहीं होगा, जो होगा ड्रिफ्ट के फॉर्म में होगा। ड्रिफ्ट क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ही ड्रिफ्ट करंट का रीज़न है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सर फिर विड्थ का क्या हुआ मैथमेटिकली बताइए। विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ VBI प्लस VR। अब बताइए कि अगर रिवर्स बायस पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। रिवर्स बायस पोटेंशियल को अगर आप इंक्रीज करने जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब W जो है यानी कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन जो है वो बढ़ेगा। सीक्वेंस समझिए, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए क्या हो रहा है। मैंने रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ा दिया, ठीक, उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन को देख के समझ में आया कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन बढ़ गई। ठीक है, नाउ W के इंक्रीज होने से क्या हुआ सर, VBI भी तो फिर बढ़ेगा। डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ा तो वहां की पोटेंशियल बढ़ गई, बैरियर पोटेंशियल जो होगी या डिप्लीशन रीजन की पोटेंशियल या बिल्ट इन पोटेंशियल बोल लो, वो भी तो बढ़ेगा सर। और ये बढ़ने से क्या होगा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, सर ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगी उस जगह की। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से क्या हुआ, तो इसके आगे लिखिए, नाउ ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड there will be no chance of diffusion, no chance of diffusion of majority charge carriers। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन कहां से हो पाएगा, तो डिफ्यूजन करंट का एस्पेक्ट खत्म, लेकिन इस हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट जरूर होगा। बट ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंक्रीज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वी विल गेट ड्रिफ्ट करंट। लेकिन ड्रिफ्ट करंट भी किसकी वजह से, मेजॉरिटी से की वजह से थोड़ी ना होती है। ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और इसी करंट को हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो मतलब आई डिफ्यूजन का अगर मैं एक्सप्रेशन निकालूं यहां पे, डिफ्यूजन करंट क्या इस बार एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है क्या, नहीं सर इस बार तो जीरो है, नियरली जीरो है, कुछ डिफ्यूजन करंट बना ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, आई ड्रिफ्ट कितना आया सर, ड्रिफ्ट करंट ना नियरली -I0 के बराबर। ड्रिफ्ट करंट का तो हमको पता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होगी उसी के बराबर तो होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मुझे टोटल करंट पता करना होगा रिवर्स कंडीशन पे, करंट IR की वैल्यू कितनी मिली, तो इट इज इक्वल टू -I0, मतलब इट इज इक्वल टू द रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या क्या समझ आया इससे, इससे ये समझ में आया कि रिवर्स बायस कंडीशन में डिफ्यूजन हो ही नहीं रहा है, ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। अच्छा, और क्या हो रहा है, क्या समझ में आया, और ये समझ में आया कि यहाँ पे खाली ड्रिफ्ट हो रहा है। क्यों ड्रिफ्ट हो रहा है, इसलिए क्योंकि जब डिफ्यूजन हो ही नहीं रहा है और वहाँ पे विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो गया, तो विड्थ के बढ़ने से और क्या हुआ, वहाँ पे विड्थ के बढ़ने से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुई। अच्छा सर, विड्थ के बढ़ने से VBI बढ़ा, VBI बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुई, ठीक, बिल्ट इन पोटेंशियल बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दिया।
ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले भी जो डिफ्यूजन हो रहा था अब उतना भी नहीं होने देगी, पूरा डिफ्यूजन खत्म कर देगी उस जगह का। तो डिफ्यूजन से होने वाला करंट जीरो मिलना शुरू हो जाएगा, आपको ना के बराबर डिफ्यूजन करंट मिलेगा। लेकिन इस ह्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट जो है वो मिलेगा हमको वहां पे, और उसकी वजह से हमको ड्रिफ्ट करंट जरूर मिलेगा। डायरेक्शन इसकी अभी भी अपोजिट रहेगी, इसीलिए रिवर्स बायस करंट जो है दैट हैज बिकम इक्वल टू रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट माइनस में। ठीक है, तो टोटल करंट की वैल्यू यही मिलेगी हमको यहाँ पर। ओके सर, तो ये रीजन समझाने के लिए इतना काफी है कि क्या बचा और किसके हिसाब से बच रहा है यहाँ पे। रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि नैनो एम्पियर के रेंज में है फॉर सिलिकॉन एंड माइक्रो एम्पियर फॉर जर्मेनियम, तो ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू का रहता है। ठीक है, तो लिखेंगे दिस करंट। आपने एक चीज नोटिस किया कि ये करंट तो हमको फॉरवर्ड बायस के केस में भी मिला था ना, मतलब वोल्टेज से कोई खास डिपेंडेंसी नहीं है इसका। तो दिस करंट इज, अब देखिए ये जो करंट है इसकी वोल्टेज पे क्या डिपेंडेंसी है, ठीक, इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। दिस करंट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर small value of reverse bias voltage. Larger value of reverse bias voltage पे क्या होगा, but for larger value of reverse bias voltage we get two types of breakdowns. We get two types of breakdowns. कौन कौन से दो टाइप के ब्रेकडाउन जिसको आगे स्टडी करेंगे, एक है जेना ब्रेकडाउन और दूसरा है एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये दो टाइप के ब्रेकडाउन की कंडीशन आएगी जिसको आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है और किस कंडीशन पे होता है। ठीक है सर, रिवर्स सैचुरेशन करंट का सर और किसी चीज पे डिपेंडेंसी होता है क्या? हाँ, टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंसी होता है। ओके, सो आई नॉट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ने के समय ये वाला प्रॉपर्टी काम भी आता है। तो आई नॉट की सर टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी होती है क्या? कोई एक्सप्रेशन है क्या सर इससे हम लोग जान सके कि टेम्परेचर पे ये कैसे डिपेंड करता है? तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि आई नॉट T2 इज गिवन एज आई नॉट T1। T1 T2 क्या क्या है? टेम्परेचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इंटू 2 T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 10। अब सर ये T2 T1 क्या है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, चलिए बताता हूं। यहां पे T2 जो है ना, ये फाइनल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर है या फाइनल टेम्परेचर जिसको हम लोग बोलते हैं। दिस इज द फाइनल टेम्परेचर एंड व्हाट इज T1? इट इज द इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर। सर ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा है सर, इसका कुछ और चीज बताओ, कुछ और थोड़ा सिंपल करके बताओ। इसको सिंपल करके बताऊं, वैसे इस फॉर्मूले की खास जरूरत नहीं, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कर रहा हूं मैं। एक रिलेशन है जिसकी खास जरूरत है, वो लिखवा देता हूं आपको, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज या इंक्रीज इन टेम्परेचर the value of I naught increases by 7%। काम की बात है भाई, ये इंपॉर्टेंट है जितने AJ एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। इसका मतलब टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर चेंज करोगे तो I नॉट की वैल्यू, या 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज करोगे आप टेम्परेचर में, तो I नॉट की वैल्यू 7% इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही आगे एक और चीज लिखिएगा, एंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड increase
in temperature will double the value of I नॉट। बहुत सिंपल है यार, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। डबल हो जाता है, 70% मत बोल दीजिएगा, कैलकुलेट करिएगा इसको प्रॉपर। डिग्री और परसेंट दोनों अलग अलग चीज़ें बता रहा है। तो डिग्री में बोल रहा है कि अगर पहले कितना हो रहा था, पहले 1 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर 7% बढ़ रहा था, तो 10 डिग्री पे कितना हो रहा है, 10 टाइम्स, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे 49 पॉइंट समथिंग, मतलब ओवरऑल 2 गुना के आसपास, जस्ट 100 से भी ऊपर, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आपको डबल होके मिल रहा है किसका वैल्यू, आई नॉट का वैल्यू। मतलब रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू टेम्परेचर पे इस हिसाब से डिपेंड करेगी, ठीक है सर। सर बिल्ट इन पोटेंशियल जो आप बोल रहे थे, इसका कुछ बताइए। देखिए बिल्ट इन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन मैं आपको बता देता हूं। बिल्ट इन पोटेंशियल, इसके ऊपर एक सवाल आया हुआ था डिपेंडेंसी को लेके कि बिल्ट इन पोटेंशियल किस चीज पे डिपेंड करता है पीएन जंक्शन डायोड में। रिवर्स बायस का कंडीशन जो मैंने आपको बताया वो कंप्लीट हो गया है, इसमें और कुछ नहीं बचा हुआ है। एडिशनल एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूं, इसको लिखते जाइएगा। बिल्ट इन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, इट इज गिवन एज VBI इक्वल्स टू KT अपॉन Q। T मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, K हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दिस इज चार्ज, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ Na Nd अपॉन Ni स्क्वायर। क्या इस एक्सप्रेशन का कुछ काम है? गेट के पेपर में इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, EAC में भी इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, जेई में इससे उतना खास नहीं आता, बहुत रेयरली किसी जेई के पेपर में पूछा तो पूछा, एई के पेपर में इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये लिखवाया हुआ है, तो इसको अपने अकॉर्डिंग, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। जेई का पेपर है तो मत मार्क करिएगा इसको, इंपॉर्टेंट मत पढ़ लीजिएगा। तो बिल्ट इन पोटेंशियल जो है वो उससे क्या हमको समझ में आ रहा है, देखिए बिल्ट इन पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। लिखेंगे इट डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एंड नंबर 2 कंसंट्रेशन जो है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। किस पे, डोपिंग कंसंट्रेशन पे। एग्जाम का क्वेश्चन है इसलिए ये पॉइंट अलग से बता रहा हूं, बाकी बिल्ट इन पोटेंशियल के बारे में हर चीज जानते हैं आप, थ्योरी पूरा लिखाया हुआ है मैंने आपको ऑलरेडी। एडिशनल पॉइंट जो नहीं लिखे हुए थे वो ये था कि इसका एक्सप्रेशन ये बनता है पूरा, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हैं टेम्परेचर के ऊपर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी और डोपिंग कंसंट्रेशंस के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी डायरेक्ट फॉर्म में दिखती है, ठीक है सर। चलो ये तो हो गया। एक लास्ट थिंग आपको आज की क्लास के हिसाब से और बता देता हूं, दैट इज द VI कैरेक्टरिस्टिक या IV कैरेक्टरिस्टिक जिसको बोलते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन डायोड। PN जंक्शन डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक बहुत सिंपल है, इसको ड्रॉ करना, आराम से बनाइएगा। VI कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों ही बायसिंग कंडीशंस को शो कर रहे हैं। तो यहां पे हम लोग क्या क्या शो करेंगे, लेट्स से यहां पर करंट है, पॉजिटिव करंट किसमें, मिली एम्प्स में, माइनस I ये भी मिली एम्प्स में। यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज, लेट्स से यहाँ पे शो कर रहा हूं मैं फॉरवर्ड वोल्टेज, ये रीजन पूरा फॉरवर्ड बायस रीजन हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रिवर्स वोल्टेज, VR फॉरवर्ड वोल्टेज है, VF लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। और ये करंट का रीजन है, फॉरवर्ड करंट रिवर्स करंट, तो इसको भी लिख लीजिए फॉरवर्ड करंट एंड दिस रीजन इज रिवर्स करंट, ठीक। अब देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनती कैसे है, ध्यान से समझिएगा।
इनिशियली क्या है, कोई भी डायोड इस 0 पॉइंट से, सपोज कर लेते हैं हम लोग फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस की ग्रेजुअली मैं पोटेंशियल प्रोवाइड करना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन जब तक उसके कट इन पोटेंशियल को पार नहीं कर देंगे हम लोग, तब तक वहां पे क्या होगा, कंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा कि डिप्लीशन रीजन का विड्थ धीरे 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 कम होना शुरू होता है, लेकिन उसके कम होते तक जो आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, जो VF आप अप्लाई कर रहे हैं फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, उससे कंडक्शन में करंट बाहर कुछ नहीं मिलती है आपको। कब तक, जब तक कि वो उस डिप्लीशन रीजन के पोटेंशियल के लेवल तक के बराबर ना पहुंच जाए। उसके बाद जैसे ही आप फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, सडन आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन करंट मिलता है। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी दिखाई देती है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, बुक्स वगैरह में भी ये दिखेगा। तो सिलिकॉन का कंडीशन हो गया, जर्मेनियम का कंडीशन हो गया, है ना, ये लेट से सिलिकॉन है 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम है 0.3 वोल्ट, तो उस लेवल पे आपको कंडक्शन दिखेगा। ठीक है भाई, तो यहां से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन करंट दिखाई देगा। ठीक है, तो इस रीजन में स्लाइड चेंज इन वोल्टेज से करंट का हमको एक्सप्रेशन कैसा दिखाई दिया, हमको करंट दिखाई दिया IF इज इक्वल्स टू I0 इंटू ई रेज टू द पावर Q इंटू VF डिवाइडेड बाई ईटा KT। इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में हमको करंट में होने वाला चेंजेस दिखाई दिया। ठीक है, अब एग्जाम में क्या पूछता है इससे वो मैं बताता हूं। एग्जाम में पूछेगा आपको इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, तो इसका नाम लिख लीजिएगा, इसको बोला जाता है नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको, इट इज नोन एज नी वोल्टेज। तो नी वोल्टेज वो पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल होता है जिससे आगे अब जरा सी भी आप पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे तो करंट में एक्सपोनेंशियल चेंजेस आपको होते हुए मिलेंगे। तो दिस इज नोन एज नी वोल्टेज। और कुछ नाम है सर, इसी को हम लोग बोलते हैं कट इन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, कट इन पोटेंशियल। ठीक है सर, इसको कट इन पोटेंशियल या कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं। तो ये 0.3 वोल्ट जर्मेनियम का है और सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट है, यही उसका कट इन पोटेंशियल होता है। इस नाम से भी पूछेगा एग्जामिनेशन में तो वही बताएंगे, नी वोल्टेज के नाम से पूछेगा वही बताएंगे आप। ठीक है, दूसरा क्या चीज हो रहा है, देखिए जब रिवर्स बायस कंडीशन होता है तो रिवर्स बायस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास, हमको पता है कि यहाँ डिफ्यूजन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होंगे उनकी वजह से वहां पर ड्रिफ्ट मिलेगा हमको। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से जो कंडीशन होगा वो सैचुरेशन का हो जाएगा, और सैचुरेशन के बाद भी अगर मैं इसको इंक्रीज करता चला गया तो ये फाइनल ब्रेकडाउन का रीजन मुझको दिखेगा। सो दिस इज नोन एज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको, इट इज नोन एज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, इस पोटेंशियल के बाद सडन ब्रेकडाउन यहाँ पे दिखेगा। अब जब एवलांच और जेनर पढ़ लेंगे तो ये वाले पॉइंट को और अच्छे से समझ लेंगे हम लोग। तो दिस इज द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। तो ये राइट साइड का जो रीजन है ये कहलाया फॉरवर्ड बायस रीजन। और ये जो लेफ्ट साइड का रीजन है ये कहलाया रिवर्स बायस रीजन। आप बोलेंगे सर ये इतना अमाउंट का करंट क्यों दिख रहा है, सो दिस इज ड्यू टू I0। I0 मतलब रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्या मिला यहाँ पे, रिवर्स सैचुरेशन करंट आपको मिल रहा है। किसकी वजह से आया ये आया माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। सर ये रीजन क्या है, ये रीजन सैचुरेशन का है। अच्छा, तो यहां पर आपका डायोड सैचुरेट हो गया, मतलब ऑन नहीं हुआ, बैरियर जो होगी वो इंक्रीज हो गई, विड्थ जो होगा इंक्रीज हो चुका है, और यहां से कोई कंडक्शन नहीं, जीरो कंडक्शन। उसके बावजूद अगर आपने VR को बढ़ाना शुरू किया, मान लो रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते चले गए आप और इंक्रीज करते चले गए, तो आफ्टर दिस वैल्यू रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की लेवल के आगे जब बढ़ाओगे तो सडन वहां पे क्या होगा, एक ब्रेकडाउन होता हुआ आपको मिलेगा। तो सडन ब्रेकडाउन वहां पे हो जाएगा। ठीक है, मान लो इसी का उल्टा आपसे वाइवा में या कहीं पे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि सर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तब क्या होगा, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है ना। रिवर्स वोल्टेज के बारे में तो सब बात करते हैं कि इसको बढ़ाया ब्रेकडाउन हो गया,
फॉरवर्ड वाले वोल्टेज को इंक्रीज किया तो क्या होगा, बर्नआउट हो जाएगा डायोड आपका, ठीक है। आफ्टर अ सर्टेन लिमिट करंट की वैल्यू इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि डायोड जो है, देखो करंट का फ्लो है, ठीक, करंट का फ्लो इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल जो होगा वो हीट डिसिपेशन करने का काम करेगा, आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से हीट डिसिपेशन शुरू होगा। हायर द वैल्यू ऑफ करंट मोर विल बी द हीट डिसिपेटेड, ज्यादा हीट डिसिपेशन होगा, अल्टीमेटली वहां पे डायोड बर्नआउट हो जाएगा। तो दो कंडीशन को ध्यान में रखिएगा एजे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फॉरवर्ड बायस में जब करंट को हम लोग इंक्रीज करते हैं, पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, तो करंट एक ड्रास्टिक लेवल तक इंक्रीज होती है और वहां पर बर्नआउट हो जाता है डायोड। रिवर्स बायस कंडीशन में जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करते चले जाते हैं तो वहां पे बर्नआउट से पहले वहां पे क्या सिचुएशन बोलोगे आप, ब्रेकडाउन होता है वहां पे। तो रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन, फॉरवर्ड बायस में बर्नआउट कंडीशन, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इतना पॉइंट जो है वो सफिशिएंट रहेगा। वीआई कैरेक्टरिस्टिक को देख के आप बता सकते हो कि ये नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है, कहीं पे भी लीनियरिटी नहीं दिख रही है आपको। यही कारण है कि हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो एक पैसिव और यूनिडायरेक्शनल नॉन लीनियर एलिमेंट। ये तीन चीज बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाने के समय जब मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स लीनियर नॉन लीनियर पढ़ाता हूं तो उसके एग्जांपल में बताता हूं। रीजन इसका यही है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि भाई नॉन लीनियर कंडीशन यहाँ बन रही है दोनों में। तो डायोड हमारा नॉन लीनियर कंडीशन है, वी प्रोपोर्शनल टू आई को नहीं फॉलो करता है वो, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमको दिख रहा है, ठीक है। अगर सर मान लो टेम्परेचर का इफेक्ट तो आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, मान लीजिए यहाँ पे भी टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए, तब इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक में क्या चेंजेस आएगा, एजे एग्जाम वालों के लिए इस क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूं। तो लिखिएगा, लास्ट पॉइंट है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर टेम्परेचर सडनली इंक्रीज कर दिया जाए तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक में क्या नया देखने को मिल सकता है, क्या हो जाएगा वीआई कैरेक्टरिस्टिक। चलो यही वीआई कैरेक्टरिस्टिक फिर से आपको यहां पे बना के देता हूं। अब टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद क्या होगा वो देखिए। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारी ये पूरी की पूरी जो ग्राफ है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी फॉरवर्ड बायस में, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी रिवर्स बायस में। मतलब क्या होगा, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से ये चीज होगा, मतलब ग्राफ जो है हमारी इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई ऐसे, और इधर क्या होगा, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई। ऐसा कैसे, पहले इसको लिख लीजिए फिर मैं इसका रीजन बताता हूं आपको। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड तो लिखेंगे व्हेन the temperature is increased, then the VI curve of PN junction diode shifts towards लेफ्ट साइड ओवरऑल। वैसे देखा जाए तो फॉरवर्ड बायस वाला जो रीजन होता है वो लेफ्ट शिफ्ट होता है और रिवर्स बायस वाला राइट की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। बट ओवरऑल में देखें तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है पूरा ग्राफ, ठीक। रीजन क्या है सर इसका, देखो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, इसका रीजन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। रीजन ये है कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं देयरफॉर कैरियर, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन भी तो बढ़ता है। इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन जो एकदम स्टार्टिंग की क्लास में मैंने आपको बताया था, ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है यहां से, ठीक है। इससे क्या होता है, फॉरवर्ड वोल्टेज में ड्रॉप आना शुरू होता है। देयरफॉर दिस कॉजेज ड्रॉप इन फॉरवर्ड वोल्टेज। तो फॉरवर्ड वोल्टेज में जब ड्रॉप होगा तो ये पहले ही ट्रिगर अप होने लग जाएगा, है ना। तो आपका डायोड जो है अब वो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.7 वोल्ट तक नहीं जाएगा, वो उससे पहले ही ट्रिगर अप हो जाएगा। कम वोल्टेज पर ही वो करंट आउटपुट देना शुरू करेगा, जो स्टार्टिंग में सेमीकंडक्टर फिजिक्स में भी पढ़े थे हम लोग टेम्परेचर के इफेक्ट के अंदर।
समझ गए? तो इसीलिए ये ग्राफ शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट जो है वो होना शुरू हो जाता है। ये क्यों बताया? ये यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट्स के लिए नहीं बताया मैंने, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे अलग से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसको जरूर से नोटेड रखिएगा। AJE वाला एस्पिरेंट आप लोग को पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। RRB की अगर तैयारी कर रहे हो 2026 के, तो डेफिनेटली मान के चलो इस टाइप का सवाल दिख सकता है आपको उसमें। पास्ट में तो पूछा हुआ है, ठीक है। रीजन क्या है? रीजन आप समझ गए इस चीज का कि टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ। इसके बढ़ने की वजह से क्या हुआ? ड्रॉप इन द फॉरवर्ड वोल्टेज हुआ। तो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होने से क्या हुआ? जो डायोड पहले 0.7 वोल्ट पर ट्रिगर हो रहा था, अब वो उससे कम वोल्ट पर ट्रिगर होने लग जाएगा, यानी कि पहले ही ट्रिगर होने लग जाएगा ऑन अ लोअर पोटेंशियल। ठीक है सर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। ये पूरी की पूरी नोट्स आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल करवा दूंगा मैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, उससे डाउनलोड कर लीजिएगा आप। तो ठीक है, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे ये सभी लेक्चर्स को। जितना डेप्थ हो सके पॉसिबल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको उतने तक लेकर के जाऊंगा, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक कि कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें कितना डेप्थ की रिक्वायरमेंट है। अगली क्लास में मिलता हूँ आप सभी से विद अ वेरी न्यू टॉपिक, और मस्त तरीके से उसको स्टडी करेंगे हम लोग। सो टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।